मैं आपका दोस्त सुनील सुब्रमण्यम और मैं आज आपको सेकंड पार्ट में कवर करने वाला हूँ कि कौन से ग्लोबल फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं कमोडिटीज मार्केट में। पहले वाले सेशन आपने अगर देखा होगा तो मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में कवर की है और आज मैं ये सेकंड सेशन में कंक्लूड करने वाला हूँ कि ग्लोबल फैक्टर्स है कि कौन से इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले मार्केट में। तो ये वाला जो कमोडिटी की शिक्षा का जो एपिसोड है वो आपको एक फुल ब्रीफ समरी में मिल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और उसके अलावा कि ग्लोबल फैक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट करते हैं कमोडिटी के मार्केट्स में और कमोडिटी के प्राइसेस में। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि कौन से ग्लोबल फैक्टर गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी डिसीजन। तो गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस है हमारी इंडिया में हो या ग्लोबल मार्केट्स में उसका काफी इंपॉर्टेंस पड़ता है। वो मेजर है, उसमें से है टैरिफ्स एंड ड्यूटी। टैरिफ्स एंड ड्यूटीज बेसिकली किस पे इंपैक्ट पड़ता है? इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे। अगर टैरिफ बढ़ाई गई हो या घटाई गई हो उसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स पे कमोडिटी प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि सप्लाई का सिनेरियो हमारे इंडिया में खराब हो जाता है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है। इसके साथ साथ भी अगर टैरिफ बढ़ाई जाती है एक्सपोर्ट कंट्रीज से जैसे कि इंडोनेशिया से तो उसका इंपैक्ट हमें पड़ने दिखने चलता है पाम ऑयल प्राइसेस में। तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि ये फैक्टर होता है कि जिसके वजह से सप्लाई सिनेरियो डिस्टर्ब होता है और डिमांड स्टडी होने की वजह से प्राइसेस में बढ़ना चालू होता है। तो टैरिफ एंड ड्यूटीज चाहे वो इंडिया में हो या ग्लोबल मार्केट्स में खासकर यूएस हो या एग्रीकल्चर कंट्रीज में जैसे मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, इसका इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल मार्केट्स में और इवेंचुअली इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटी प्राइसेस पे। आगे हम बढ़ते हैं फार्म बिल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया। फार्म बिल्स में मैं इससे सोचा कवर कर लूं क्योंकि ये काफी हॉट टॉपिक था कई महीनों से और अभी काफी अभी भी के सिनेरियो पे चल रहा है। तो फार्म बिल्स जो है मेजरली एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे इंपैक्ट करता है। अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ये जो बिल्स लाए गए हैं वो उससे इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि ये इसके वजह से जो भी टेंशंस हो रहे हो या पॉजिटिव फैक्टर्स हो दोनों का हम कंक्लूड करेंगे तो ये इससे ये पता चलता है कि प्राइसेस का भी अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो प्राइसेस का भी मूवमेंट हम कमोडिटीज मार्केट में भी देखते हैं, ये खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखते हैं। हालांकि अभी हम देखेंगे तो अभी मानसून सीजन चल रहा है और आने वाले सीजन में रबी सीजन के साथ साथ हार्वेस्टिंग सीजन देखेगा। लेकिन जो फार्म बिल्स का जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है उसका इंपैक्ट हमें प्राइसेस पे भी देखने को मिल सकता है। और उसके मेजरली 3 बिल्स के बारे में पास किया था जिसके वजह से कमोडिटी प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये मेजरली कमोडिटी प्राइसेस पे किस पे इंपैक्ट पड़ता है वो है ऑयल सीड सेक्टर, पल्सेस सेक्टर, स्पाइसेस सेक्टर्स एंड एज वेल एज ग्रेन्स एंड अदर कमोडिटीज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। तो इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है कमोडिटी प्राइसेस में। आगे बढ़ते हैं एमएसपी ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप। एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है फार्मर्स के लिए हमारे इंडिया में बिकॉज अगर एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफी फेवरेबल है और काफी हर साल में अगर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है तो उससे फार्मर्स को क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, बूस्ट मिलता है ताकि वो उसको पर्टिकुलर कमोडिटीज को ज्यादा सोइंग करे और ज्यादा प्रोडक्शन लाए मार्केट्स में। तो इसका इंपैक्ट हमेशा पड़ता है कमोडिटीज प्राइसेस पे खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे। तो अगर हम अपने पिछले 7-8 साल में देखा होगा तो एमएसपी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाहती है जिसके वजह से जो इंडिया में प्रोडक्शन सिनेरियो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इम्प्रूव हो जाए और जिससे रेवेन्यू जो जनरेट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से वो दुगनी हो जाए। तो दुगनी कराने के मोटो से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर साल एमएसपी बढ़ाने का लिया है और एमएसपी बढ़ने से काफी इंपॉर्टेंस पड़ता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे। इवेंचुअली इसका इंपैक्ट हमें प्राइसेस में देखने को मिलता है क्योंकि क्या होता है कि जब भी एमएसपी बढ़ाए जाते हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट यही रहता है कि एग्रीकल्चर का जो सोइंग है वो इस साल बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इवेंचुअली प्रोडक्शन सिनेरियो इंप्रूव होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट सिनेरियो वो इंप्रूव हो जाता है और इसके वजह से हम इंडिया सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करते हैं। तो इसके वजह से एमएसपी ऑफ द कमोडिटीज स्पेशली एग्रीकल्चर में रबी और खरीफ कमोडिटीज पे इंपैक्ट पड़ता है जिसका इवेंचुअली प्राइसेस पे पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ कमोडिटीज और बाय वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज सच एज सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CE that is Solvent Extraction Association of India, NAFED and SOPA, Soybean Processing Association। ये मेजरली जो मेन 4 बॉडीज है जिसके बारे में बात की है उनका भी इंपैक्ट पड़ता है कि ये लोग जो मेजर प्लेयर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक सिनेरियो अगर समझो खराब हो गया या इंडियन मार्केट सिनेरियो में सप्लाई की कमी पड़ गई तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कमोडिटी प्राइसेस में कई सारे स्विंग्स हो सकते हैं या एक्सट्रीम बुलिशनेस हो सकता है। तो प्राइसेस को एक्सट्रीम बुलिशनेस होने से रोकने के लिए ऐसे एसोसिएशंस है जो अपने पास स्टॉक्स देते हैं और जब माल की जरूरत पड़ती है डोमेस्टिक मार्केट्स में तो उसके अकॉर्डिंगली रिलीज करते हैं। ये सिनेरियो ज्यादातर होता है ऑफ सीजन में हो या
सोई सीजन चालू होने से पहले जब स्टॉक की कमी रहती है, तो ये जो मेजर बॉडीज है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कॉटन का मेजर फोकस होता है, कपास एंड कॉटन। सी ऑफ इंडिया ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स पे मेजरली फोकस करता है, जो इंपोर्ट किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल जैसे क्रूड पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है। और ऑयल सीड्स में देखेंगे हम सोयाबीन, आरएम सीड, कैस्टर सीड, ये सब जो काउंटर्स है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये जानने के लिए सी ऑफ इंडिया काफी कंट्रीब्यूशन करता है। नाफेड का कंट्रीब्यूशन ज्यादातर पल्सेस सेक्टर में करते हैं। तो पल्सेस में हमारे इंडिया में जैसे चने का भी काफी इंपॉर्टेंस है और चने का भी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खासकर फेस्टिव सीजन में। तो ऐसे सिचुएशन में नाफेड भी अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक्स प्रोक्योर करके रखता है, विच इज अराउंड 25 to 40% एंड समटाइम्स मे गो अप टू 50% ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो अगर प्रोक्योरमेंट करने से क्या होता है कि जब भी मार्केट को स्टॉक की जरूरत हो तो वो अपने अकॉर्डिंगली वो रिलीज करता है ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस पे। तो अगर समझो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, डिमांड चने का बहुत बढ़ गया है, बेसन और चने दाल का बढ़ गया है, ऐसे सिचुएशन में नाफेड भी अपना स्टॉक रिलीज करता है ताकि एक्सट्रीम बुलिशनेस को या प्राइसेस में एक्सट्रीम प्राइसेस बढ़ने से कंट्रोल करने के लिए वो प्राइसेस को गिराने की कोशिश करता है बाय रिलीजिंग द स्टॉक्स। तो नाफेड का काफी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ सोपा का भी काफी इंपॉर्टेंस है, जो सोयाबीन प्रोसेसिंग एसोसिएशन में है, जो भी एक इंपॉर्टेंस है जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए फ्रॉम एक्सट्रीम बुलिशनेस और एक्सट्रीम बेरिशनेस। तो ये जो 4 मेजर प्लेयर्स है। आगे बढ़ते हैं सर्कुलर्स बाय एक्सचेंज सच एज राइज इन फॉर इनिशियल मार्जिन, एडिशनल मार्जिन, स्पेशल मार्जिन। ये सब जो गवर्नमेंट फैक्टर्स है, ये एक्सचेंज के फैक्टर्स है। ये मेजरली एक्सचेंज के फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी पहले के स्लाइड्स में, पहले वीडियोस में कवर किया है कि सर्कुलर्स जो भी है, जैसे कि मार्जिन बढ़ाना हो या इनिशियल मार्जिन कम कराना हो या ऐसे फैक्टर्स में, ये इसका प्राइसेस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है कि वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट डिटरमाइन होते हैं कि कब कैसे होता है। ये डिसीजंस आर टेकन बाय द एक्सचेंज ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस। अगर एक्सचेंज को लगा कि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो गया या एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो रहा है या फिर एक्सट्रीम गिर चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मार्जिन का लेके डिसीजन लेता है। स्टॉक टू OI रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, वारंट्स, कैंसिल वारंट। तो कैंसिल वारंट्स के मैंने और वारंट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है पहले वाली वीडियोस में, अगर आप देखोगे तो उसके। तो स्टॉक टू OI रेशियो में देखोगे तो स्टॉक टू OI रेशियो मीन स्टॉक के कंपैरिजन कितना ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। ये दोनों एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर स्टॉक के सामने अगर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि डिमांड का सिनारियो कैसा है हमारे इंडिया में। तो ये भी जानने के लिए भी एक्सचेंज काफी क्लोज वॉच रखता है कि स्टॉक टू OI रेशियो एक हद से ज्यादा ना हो, ताकि एक बैलेंस सिचुएशन में हो, ताकि इक्वल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स भी रहे मार्केट्स में, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक्सट्रीम बुलिशनेस हो या एक्सट्रीम बेरिशनेस का विटनेस सिचुएशन ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कमोडिटी प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अदर डिसीजंस बाय सेबी एंड एक्सचेंज। तो सेबी के भी कई सारे डिसीजंस आते हैं कि कमोडिटीज मार्केट पे वो लोग क्लोज वॉच रखते हैं एंड उसके इंपैक्ट भी पड़ते हैं। अगर सेबी ने बोला कि एक कमोडिटी को कुछ टाइम तक बैन करना चाहिए ट्रेडिंग बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग हाई, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसका इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटी प्राइसेस पे। तो ये सब सारे डिसीजन होते हैं, जैसे कि रिसेंट सिनारियो में चने का भी एक डिसीजन आया था कि सेबी ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में थोड़ा सा रोक लगाया एंड फर्दर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसका इंपैक्ट हमें चने का प्राइसेस पे भी देखने को मिला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका प्राइसेस पे मूवमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ग्लोबल फैक्टर्स के साथ साथ डोमेस्टिक फैक्टर्स का भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमें भी, बिकॉज ये सब फैक्टर्स है जो मार्केट्स पे इंपैक्ट करता है कमोडिटीज मार्केट में। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब भी ट्रेडिंग करना हो तो आपको कोई मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, चाहे वो डोमेस्टिक फैक्टर्स हो या ग्लोबल फैक्टर्स हो, जिसके वजह से आपको ट्रेडिंग में कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपके इसके लिए ही मैं ये कमोडिटीज मार्केट्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में कवर करना चाहता था। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स पे। ओपेक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओपेक एंड एनर्जी हाइलाइट्स, ये एनर्जी मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। एनर्जी मार्केट्स में मेजरली क्रूड ऑयल पे है। क्रूड ऑयल का जो मेजर इकोनॉमीज है, जो मिडिल ईस्ट, इसमें प्रोडक्शन किया जाता है, उनका सप्लाई डिमांड सिनेरियो पे जो इंपैक्ट पड़ता है, उसका इंपैक्ट ये ओपेक के डिसीजन में पता है। ओपेक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपना मंथली रिपोर्ट निकालता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में सप्लाई एंड डिमांड सिनेरियो कैसा है। ओपेक का जो डिसीजंस है रिगार्डिंग सप्लाई कट करने का या सप्लाई बढ़ाने का या डिमांड का सिनेरियो को घटाने का या बढ़ाने का, ऐसी सिचुएशन में ओपेक काफी इंपॉर्टेंट रोल देता है। ओपेक के मेजर कंट्रीज मंथली प्रोडक्शन डेटा, जो मंथली प्रोडक्शन डेटा है उसका इंपॉर्टेंस पड़ता है। मेजर है वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, यूएई, कुवैत एंड लीबिया। ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हालांकि वेनेजुएला अभी का सिचुएशन उसका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बाकी के जो मेजर कंट्रीज है वो काफी इंपॉर्टेंस करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के इंपैक्ट पे। तो ये ऑयल, उनका जो प्रोडक्शन सिनेरियो, ऑयल सिनेरियो से क्रूड के प्राइसेस में अपसाइड मोमेंटम, डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनके साथ साथ भी अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुआ तो ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल प्राइसेस पे भी इंपैक्ट करता है, खासकर वेनेजुएला हो या लीबिया। तो लीबिया में जैसे 2011 में
जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुआ था, और वेनेजुएला में अगर आप देखोगे 2018-19 में हमने देखा था जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुआ था, उसके वजह से क्रूड प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एंड सप्लाई सिनेरियो भी इंपैक्ट पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स टू इंडिया एंड चाइना। डेफिनेटली हम वी आर वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो चाइना का जो इंपोर्ट सिनेरियो है, इंडिया का जो इंपोर्ट सिनेरियो है, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो नॉट ओनली रिटेल सेक्टर्स में जो इंपैक्ट होता है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम आते हैं बेस मेटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे इंडिया में जो पेट्रोल डीजल प्राइसेस है वो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट सिनेरियो एंड ग्लोबल मार्केट्स के जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है उसके वजह से इंपैक्ट पड़ता है। तो ये इवेंचुअली आपको, अगर आप देखोगे तो क्रूड प्राइसेस पर भी आपको अपसाइड एंड डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं अमेरिकन स्टॉकपिल्स एंड यूएस क्रूड इन्वेंटरीज। तो जब भी इन्वेंटरीज की बात होती है तो सिर्फ ओपेक कंट्रीज की ही नहीं बात होती है, ये इनकी यूएस के सिनेरियो का भी बात होता है। यूएस इज आल्सो वन ऑफ द नॉन ओपेक मेंबर कंट्री हु हैपेंस टू बी वन ऑफ द टॉप मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द ग्लोबल मार्केट। तो क्रूड ऑयल का भी सिनेरियो ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम देखोगे तो यूएस का भी काफी इंपॉर्टेंस रहता है। अमेरिकन स्टॉक प्राइस मेजरली यूएस का स्टॉक सिनेरियो, क्रूड स्टॉक सिनेरियो के बारे में बात करता है, एंड यूएस क्रूड इन्वेंटरीज में ओपेक कंट्रीज का भी इन्वेंटरी सिनेरियो के बारे में बात कर जाता है, पता चलता है। ये जो डेटा है वो आपको हर वीक में वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको पब्लिश होते देखने को मिल सकता है, जिसका इंपैक्ट पड़ता है क्रूड प्राइसेस में। अगर इन्वेंटरी सिनेरियो काफी अच्छा है तो प्राइसेस में दबाव देखने को मिलता है, अगर इन्वेंटरी सिनेरियो खराब है तो उसकी वजह से प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सप्लाई डिमांड सिनेरियो एंड इन्वेंटरी के सिनेरियो के साथ साथ क्रूड प्राइसेस में अपसाइड एंड डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। नॉन ओपेक मेंबर कंट्री डिसीजंस ऑन ऑयल सच एज यूएस एंड रशिया। तो ऑयल के सिनेरियो में अगर हम नॉन ओपेक मेंबर कंट्रीज की हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने टॉप मेजर ओपेक कंट्रीज की बात की है। हालांकि देखा जाएगा तो ओपेक मेंबर कंट्रीज में अदर कंट्रीज है, लेकिन हम मेजरली ये कंट्रीज पे ही फोकस करें, बिकॉज इनका जो कंट्रीब्यूशन करीबन 75% रहता है एज कम्पेयर टू अदर ओपेक मेंबर कंट्रीज। तो नॉन ओपेक मेंबर कंट्रीज में यूएस एंड रशिया का जो डिसीजन है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज दे हैपन टू बी द allies with the OPEC member countries, एंड उनके डिसीजन पे भी इंपैक्ट पड़ता है कि क्रूड ऑयल का क्या सिनेरियो रहेगा ग्लोबल मार्केट्स में, कितना सप्लाई रहना चाहिए, कितना डिमांड के कंपैरिजन, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का क्या सिनेरियो रहेगा, शिपिंग का क्या सिनेरियो रहेगा। ऐसी सिचुएशन जानने के लिए यूएस का और एंड रशिया का भी डिसीजंस का भी इंपैक्ट पड़ता है। रशिया भी काफी ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिनेरियो पर भी इंपैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते ओपेक एंड नॉन ओपेक मेंबर मीटिंग्स। तो ओपेक एंड नॉन ओपेक मेंबर मीटिंग्स हर साल किया जाता है, जिसके वजह से दोनों मेजर कंट्रीज है जो यूएस एंड रशिया, इनके साथ साथ भी ज्वाइन होते हैं अलाइज की तरह, एंड उनके साथ साथ वो डिसीजन करते हैं कि रिगार्डिंग द सप्लाई एंड डिमांड सिनेरियो। तो ये एक सप्लाई डिमांड सिनेरियो के साथ साथ प्राइस पे कितना कंट्रोल रहना चाहिए, प्राइस कितना हद तक बढ़ सकता है ताकि उनकी भी इकोनॉमी ना डैमेज हो, एंड इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी आए। तो ये सारे डिसीजंस पड़ते हैं ओपेक मेंबर कंट्रीज में एंड ओपेक एंड एनर्जी हाइलाइट्स में, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस खासकर क्रूड पे हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। जैसे मैंने ऑलरेडी बात की है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पर भी कमोडिटी प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। मैं कुछ हाइलाइट्स दिया है, एक शॉर्ट समरी में आपको मैं समझा दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यूएस एंड चाइना ट्रेड टेंशंस। यूएस एंड चाइना ट्रेड टेंशंस मेजरली अगर आप देखोगे 2018 से है देखने को मिला था। अगर दोनों मेजर इकोनॉमीज पे डैमेज हो रहा है या फिर उनका जो ट्रेड वॉर सिचुएशन चल रहा है, उसका इंपैक्ट भी हमें कमोडिटीज मार्केट, खासकर गोल्ड हो या एग्रीकल्चर हो या बेस मेटल सेक्टर हो या एनर्जी सेक्टर, चारों सेक्टर्स में भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यूएस एंड चाइना ट्रेड टेंशंस की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से उसका इंपैक्ट हमें कमोडिटी प्राइसेस पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं ब्रेक्सिट इश्यूज। ब्रेक्सिट इश्यूज ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम का था, एंड इसका इंपैक्ट हमें कमोडिटीज मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ रहा था। ब्रेक्सिट इश्यूज यूरोपियन यूनियन के साथ साथ जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे, या फिर दे वांटेड टू, यूनाइटेड किंगडम वांटेड टू गेट सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, उसका इंपैक्ट भी ब्रेक्सिट इश्यू में था, जिसके वजह से सप्लाई चेन हो या शिपिंग सर्विसेज हो उस पर इंपैक्ट पड़ रहा था। तो ये एक फैक्टर था कमोडिटीज मार्केट में बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं कोविड-19 पैंडेमिक। इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन में देना नहीं चाहता, ये आप लोग को सबको पता ही है। इसका इंपैक्ट मेजरली हमें कमोडिटी प्राइसेस में भी देखने को मिला था, जिसका इंपैक्ट सिर्फ इक्विटी या करेंसी में नहीं होता, कमोडिटी मार्केट्स पे भी इंपैक्ट आया था। तो कोविड-19 सिचुएशन पे भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट एंड सिविल डिस्प्यूट्स। जैसे मैंने अभी पहले बात किया था, लिबिया में मिडिल ईस्ट डिस्प्यूट्स हुआ था 2011 में, उसके बावजूद भी दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में अगर सिविल डिस्प्यूट्स है या फिर नेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, उसका इंपैक्ट मेजरली क्रूड ऑयल प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नेशनल डिस्प्यूट्स हो या सिविल डिस्प्यूट्स हो या वॉरलाइक सिचुएशन हो या सेंट्रल रीजन्स या मिडिल ईस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पे अगर आप देखोगे तो इसका इंपैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे ज्यादातर पड़ता है, क्योंकि ये जो मेजर सेक्टर्स है वो मेजरली क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस होते हैं, और इनका क्या होता है कि अगर सिविल डिस्प्यूट्स हो या
नेशनल डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो रिफाइनरीज है वो बंद पड़ जाते हैं। तो बंद पड़ने से सप्लाई सिनेरियो खराब हो जाता है, जिसके वजह से प्राइसेस बढ़ना चालू होते हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। माइनिंग एक्टिविटीज इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका बेसिकली क्या है, साउथ अमेरिका है। अगर माइनिंग एक्टिविटीज वहां पे खराब हो गया है, वहां पे अगर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पे सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, मेजरली चिली, पेरू या फिर वेनेजुएला हो या दूसरे मेजर कंट्रीज सच एज मेक्सिको हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर सप्लाई सिनेरियो डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रोडक्शन सिनेरियो खासकर बेस मेटल्स काउंटर पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सब फैक्टर्स प्राइसेस पर भी, कमोडिटी प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ते हैं, जो हमने अभी कवर की है। तो ये एक फैक्टर था। टर्की फाइनेंशियल क्राइसिस, हालांकि देखा जाएगा तो ये सिनेरियो पहले था, अभी भी सिचुएशन कई जगह ने कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है। ये 2018 में सिचुएशन हुआ था, जिसका इंपैक्ट मेजरली यूरोपियन यूनियन पर भी पड़ा था, यूरो करेंसी पे। तो इसका भी इंपैक्ट था, जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी प्राइसेस पे भी डिस्टर्बेंस आया था। टर्मोइल इन वेनेजुएला, तो टर्मोइल इन वेनेजुएला हुआ था बिकॉज वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, बिकॉज द रिलेशन विच दे हैड विद यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट गुड, एंड जिसके वजह से जो मेजर प्रोड्यूसिंग ऑयल कंट्री था साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला, उसका क्रूड ऑयल प्राइसेस पर भी इंपैक्ट हमें देखने को मिला था, जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट्स में काफी डिस्टर्बेंस हुआ था। खासकर हमारे इंडिया को भी इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि इंपोर्ट हम वेनेजुएला से भी करते हैं, जिसके वजह से ऑयल का सिनेरियो काफी खराब हो गया, जिस वजह से हमारे इंडिया में भी क्रूड प्राइसेस बढ़ना चालू हो गए थे। इसका इंपैक्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन एंड डोमेस्टिक सिनेरियो खराब था। आगे बढ़ते हैं, सैंक्शंस ऑन ईरान बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो ईरान इज आल्सो अनदर क्रूड प्रोड्यूसिंग नेशन, एंड इसका इंपैक्ट पड़ा था ग्लोबल मार्केट्स में। अगर म्यूचुअल कंट्रीज दोनों में कंट्रीज में अगर डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में कमोडिटीज मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है, खासकर क्रूड ऑयल के सिचुएशन में। तो क्रूड ऑयल के सिचुएशन के वजह से भी इंडिया पर भी इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि इंडिया में हम ईरान से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से भी हमारे क्रूड प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ा था। तो ये सब सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स मैंने एक समरी बेसिस पे बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है जो इंपैक्ट पड़ते हैं क्रूड प्राइसेस में। हालांकि देखा जाएगा और भी ग्लोबल फैक्टर्स है जिसपे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन मैं जो मेजर इकोनॉमिक्स या मेजर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन था जो इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटीज मार्केट में, वो मैंने आपके साथ कवर की। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, वो यूएस के वेदर सिनेरियो। ये ज्यादातर नेचुरल गैस पे बढ़ता है। हालांकि देखा जाएगा इसके पहले हमने कवर किया था नेचुरल गैस के वीडियो में, तो नेचुरल गैस का मैं इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊंगा। तो ये जो वेदर सिनेरियो उसके अकॉर्डिंगली नेचुरल गैस प्राइसेस पे इंपैक्ट करता है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादातर अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस पे अगर प्राइसेस बढ़ता है घटता है, तो उसके कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे कवर किया। यूएस वेदर हैज द हाईएस्ट इंपैक्ट ऑन एनर्जी कमोडिटीज। तो एनर्जी कमोडिटीज माने मेजरली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो अगर यूएस का वेदर सिनेरियो खराब हो जाता है तो उसका प्राइसेस पे भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि सप्लाई डिमांड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप देखोगे तो विंटर सीजन में यूएस में नेचुरल गैस का कंजम्पशन ज्यादा रहता है बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पोजीशन। अगर आप देखोगे यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पोजीशन यूएस का देखोगे तो उसका अगर आप देखोगे नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंस ज्यादातर विंटर सीजन में रहता है, जो हीटर्स में यूज होता है, एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स में आप एयर कंडीशनर्स में समर सीजन में यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो अगर आप देखोगे तो ये मेजर डिमांड फोकस जो है वो किस किस में होता है, पावर सेक्टर जो मैंने अभी बात की है, एयर कंडीशनर्स हो या हीटर्स हो, यहाँ पे नेचुरल गैस का काफी इंपैक्ट पड़ता है। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर, तो रेसिडेंशियल सेक्टर एंड कमर्शियल सेक्टर्स पर भी इंपैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से प्राइसेस में भी अपसाइड एंड डाउनसाइड मोमेंटम हो सकता है, नॉट ओनली फॉर नेचुरल गैस बट आल्सो फॉर क्रूड ऑयल आल्सो, बिकॉज क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए भी नेचुरल गैस की भी कंजम्पशन यूज होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर है मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट टू मैक्सिको। एक्सपोर्ट टू मैक्सिको पाइपलाइंस के थ्रू किया जाता है नेचुरल गैस, जिसके थ्रू वहां पर भी इंपैक्ट पड़ते हैं। अगर नेचुरल गैस का सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हुआ तो प्राइसेस भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वेदर के साथ साथ एक्सपोर्ट का सिनेरियो भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेजर सप्लाई फैक्टर में भी वीकली मंथली प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा एंड मिडिल ईस्ट। तो कनाडा एंड मिडिल ईस्ट से कभी कभार शिपिंग प्रोसेस के थ्रू या पाइपलाइंस के थ्रू इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कभी कभार ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। तो ये एनर्जी फैक्टर की वजह से ये इंपैक्ट पड़ता है, और मेजर सप्लाई फैक्टर पे भी इंपैक्ट पड़ता है मंथली एंड वीकली प्रोडक्शन। तो वीकली एंड मंथली प्रोडक्शन में कितना नेचुरल गैस इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, वो हमें ये यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके वजह से प्राइसेस पे ये कमोडिटी मार्केट खासकर एनर्जी सेक्टर दैट इज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं अदर फैक्टर्स। अब हम फाइनल पार्ट के पास आ रहे हैं, ऑलमोस्ट टू द फाइनल पार्ट, विच आर द अदर फैक्टर्स। ये हमने मेजरली सारे फैक्टर्स कवर कर लिया है, और भी कुछ और फैक्टर्स है कि जिसके वजह से कमोडिटी प्राइसेस में पड़ सकता है। कमोडिटी मार्केट का जो इंपॉर्टेंस है वो इट्स लाइक ए वास्ट ओशन। तो वास्ट ओशन की तरह बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसके वजह से इंपैक्ट पड़ सकता है।
जिसके वजह से ये भी एक की हाईलाइट्स मैंने उसमें बताया, जैसे कि राइज एंड फॉल ऑफ बॉन्ड डील्स इन इंडिया, यूएस, चाइना, जर्मनी एंड यूके एंड जापान। तो ये जो मेजर इकोनॉमिक्स की मैंने बात की है वो सब उनके जो बॉन्ड डील्स का जो इम्पैक्ट है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि डेट मार्केट का सिनेरियो कैसा है, जिसके वजह से इकोनॉमिक का सिनेरियो पता चलता है। तो बॉन्ड डील्स में अगर बढ़ोतरी देखने को मिलता है उससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिक सिनेरियो इज गुड, एंड अगर बॉन्ड डील्स में गिरावट देखने को मिलता है तो इकोनॉमिक सिनेरियो इज नॉट दैट गुड। तो ये एक फैक्टर है। तो राइज एंड फॉल इन बॉन्ड डील्स ज्यादातर गोल्ड प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है, इवेंचुअली करेंसीज पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो गोल्ड एंड करेंसीज के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर भी इवेंचुअली इंपैक्ट आने लगता है। तो ये एक फैक्टर था। इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज इन इंडिया एंड अदर ग्लोबल प्लेयर्स, तो ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट्स के बारे में बात कर लिया है, चाहे गोल्ड हो या क्रूड ऑयल हो या एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो, जिसके वजह से प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। एंड दूसरे कंट्रीज पर भी जो अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन पर भी प्राइसेस पर भी इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो चारों सेक्टर्स में किसी से भी सेक्टर हो। एक्सपोर्ट सिनेरियो इन इंडिया एंड अदर ग्लोबल प्लेयर्स, तो एक्सपोर्ट सिनेरियो कैसा है इंडिया से, खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे कि मसाला हो या टेक्सटाइल्स हो या कॉटन हो, तो ऐसे सिचुएशन पे एक्सपोर्ट सिनेरियो पर भी इंपैक्ट पड़ता है। अगर समझो करेंसी काफी वीक है तो उससे इंडिया को भी फायदा होता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट सिनेरियो में काफी बूस्ट मिलता है, जिसके वजह से चीपर प्राइसेस में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं मानसून फैक्टर्स। मानसून फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे इंपैक्ट करता है। अगर मानसून सिनेरियो अच्छा रहा है तो प्रोडक्शन सिनेरियो में हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव देखने को मिलता है। अगर मानसून का सिनेरियो खराब है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइसेस यूजुअली बढ़ना चालू करते हैं बेस्ड ऑन सेंटिमेंटल फैक्टर्स। तो ये फैक्टर था मानसून फैक्टर जो आपको कमोडिटी प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं यील्ड, प्रोडक्शन एंड स्टॉक सिनेरियो। यील्ड, प्रोडक्शन एंड स्टॉक सिनेरियो एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इंपैक्ट पड़ता है कि अगर मानसून फेवरेबल रहा है तो यील्ड फैक्टर्स भी बढ़ सकता है। यील्ड फैक्टर पर हेक्टर पे अगर समझो कोई भी एक कमोडिटी ले लीजिए, लेट्स से वीट में अगर एक हेक्टर में 500 किलो का एवरेज यील्ड है, अगर आप देखोगे मानसून फेवरेबल रहा तो 600 kg भी हो सकता है, जिसके वजह से प्रोडक्शन सिनेरियो भी इंप्रूव हो सकता है। तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर था। और स्टॉक सिनेरियो इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। कभी कभार क्या हो सकता है कि मानसून फेवरेबल रहा है प्राइसेस के लिए एंड प्रोडक्शन सिनेरियो इंप्रूव हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर समझो हार्वेस्टिंग सीजन के लिए टाइम है लेकिन स्टॉक सिनेरियो खराब है तो भी प्राइसेस बढ़ेंगे। ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टॉक सिनेरियो पुराने जो स्टॉक्स है अगर वो कम पड़ गए लेकिन मानसून फेवरेबल रहा तो भी प्राइसेस बढ़ते हैं। ये आपके लोग के लिए बजाना बहुत जरूरी है, बिकॉज कमोडिटीज में एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका इंपैक्ट पड़ता है। लेटर स्टेज में जब हार्वेस्टिंग होता है तब प्राइसेस में कूल डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन जब सोइंग सीजन हो, चाहे वो खरीफ हो या रबी हो, अगर स्टॉक सिनेरियो खराब है तो अगर प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, इवन दो द मानसून एंड वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल। आगे बढ़ते हैं होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो इंडिया में भी होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स का भी इंपैक्ट पड़ता है। अगर काफी अच्छा पॉजिटिव डेटा हमें देखने को मिल सकता है तो उसका भी इंपैक्ट कमोडिटी प्राइसेस पे पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेदर रिपोर्ट्स ऑफ अदर मेजर कंट्रीज सच एज मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो अगर अभी हमने मेजरली ओपेक मेजर कंट्रीज इन सब के बारे में बात की, तो मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ब्राजील एंड अर्जेंटीना ये लोग भी मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे प्रोड्यूस करते हैं, खासकर सोयाबीन, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल एंड क्रूड पाम ऑयल मेजर रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ब्राजील एंड अर्जेंटीना, क्रूड पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो ये जो मेजर इकोनॉमिक्स है सोयाबीन के साथ साथ भी उनका वेदर कंडीशन अगर फेवरेबल रहा तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है प्राइसेस पे। तो ये सब जाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो कमोडिटीज मार्केट में। तो ये था ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में जो मैं आप लोग के साथ कवर करना चाहता था, ताकि आपको ये दोनों वीडियोस में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। एंड आई वांट टू जस्ट से थैंक यू ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ कमोडिटी की शिक्षा। आपको आई होप ये पूरा कमोडिटी की शिक्षा काफी इंफॉर्मेटिव रहा। आई होप आप लोग को ये ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको के काफी मजेदार लगेगा कि आपको पूरी जानकारी मिल गई है कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। I hope you guys please do like, share, subscribe our channel. If you have any queries, please mention in the comment section below. We'll get back to you as soon as possible. And I want to wish you all thank you very much for watching this video. And this is going to be my last video for this session in Commodity Ki Shiksha. Take care, guys. Best of luck. Happy trading. And do like, share, subscribe our channel. Goodbye.